2026 उम्मीदों का साल है। यूएस के साथ टैरिफ डील होने की उम्मीद, एफआईएस की वापसी की उम्मीद, नतीजों में सुधार की उम्मीद और 2025 से बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद। जी हाँ, 2026 से बाजार को बड़ी उम्मीदें हैं और इसकी ठोस वजह भी हैं। भारतीय इकोनॉमी के मैक्रो मजबूत हैं, सरकार और आरबीआई की पॉलिसी सपोर्टिव है और साथ ही पिछले एक टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है। ऐसे माहौल में बाजार 2026 में क्या आउट परफॉर्म करेगा और कौन सी थीम इस साल सबसे ज़्यादा चलेंगी, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो दिग्गज हैं। वाइटो ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका और कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। इनसे करेंगे हम खास बातचीत। आप दोनों का इस शो में स्वागत है। नीलेश भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा मैंने कहा कि ये 2026 उम्मीदों वाला साल है। हर चीज़ में हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि होप इज़ नॉट अ डेटा पॉइंट। 2026 को लेकर आप कितना कंस्ट्रक्टिव है मार्केट पर? जैसे अनुज भाई आपने कहा, अब हमारे फंडामेंटल्स कंस्ट्रक्टिव है। ग्रोथ तकरीबन 7% के आसपास इस साल रहेगी, अगले साल भी 6.5% से ऊपर रहेगी। यूएस टैरिफ डील नहीं हुई है, बट रिफॉर्म्स की गाड़ी चल पड़ी है और बजट में उसे और बढ़ावा मिलेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर से सिंगल डिजिट थी, बट अब उम्मीद है कि वो डबल डिजिट में पहुंच जाएगी। पिछले 1.5 साल से मार्केट में खास रिटर्न नहीं मिला है, तो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। तो कंपेयर टू 2025, 2026 में उम्मीदें ज्यादा है और उस उम्मीद के पीछे एक फंडामेंटल भी है। बट कई बार अनुज भाई, फंडामेंटल के साथ साथ लक भी चाहिए। तो दो चीजों के बारे में भारत को लकी होना पड़ेगा। एक हमने देखा है, जब भी डॉलर डिप्रिशिएट करता है, लोग अमेरिका से पैसा बाहर निकालते हैं। 2025 में डॉलर 10-12% गिरा, लोगों ने पैसे लगाए। क्या इतिहास का पुनरावर्तन होगा? डॉलर वीकन के साथ पैसा बाहर निकलेगा। अगर बाहर निकलता है तो भारत में जरूर आएगा। दूसरा चाइनीज मार्केट का है। पिछले 2 सालों में वो तकरीबन 40% ऊपर आई, बट पिछले 17 सालों में वो 5 बार ऊपर गई और 5 बार नीचे आ गई। अब छठी बार चाइना क्या करेगा? ऊपर का ऊपर रहेगा या इतिहास का पुनरावर्तन करेगा? अगर अमेरिका से पैसा निकलता है और चाइनीज मार्केट ऊपर नहीं जाए और नीचे आ जाए, तो मेरे हिसाब से भारत में सोने पे सुहागा मिल जाएगा। ओके, नीलेश भाई, इस साल की जो हमारी सबसे बड़ी पेन पॉइंट रही, खासतौर से पिछले 6 महीने की, वो थी एफआईएस की बड़ी वाली सेलिंग। 50-50 हज़ार करोड़ रुपए महीने के हमने सेल नंबर्स देखे हैं। क्या उम्मीद करें कि अगले साल, नए साल में वो टर्न अराउंड होगा, या अभी हमें कुछ टाइम के लिए अपने आप को कहना होगा कि हमें आत्मनिर्भर ही रहना है? अनुज भाई, जो एफपीआई की सेलिंग है, उसमें एक है पैसिव सेलिंग। कस्टमर रिडीम करेंगे, फंड मैनेजर के पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि 2025 में इमर्जिंग मार्केट ने डेवलप मार्केट को आउट परफॉर्म किया, तो उस परफॉर्मेंस को देख के इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा और इसीलिए भारत में भी थोड़ा पैसा आ जाएगा। हमारा वेट एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 18% के आसपास है। दूसरी जो एफपीआई की सेलिंग है अनुज भाई, वो एचएफटी ट्रेडर्स की है। वो लोग 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ का पैसा बनाते थे और वो पैसा वापस लेके जाते थे। अब मार्केट भी थोड़ा चौकन्ना हुआ है, सेबी ने भी काफी कदम उठाए हैं, तो होपफुली उसमें थोड़ी कटौती होनी चाहिए। पूरा बंद नहीं होगा, बट कटौती तो होनी चाहिए। तीसरे थे एक्टिव फंड मैनेजर्स। हमने प्राइमरी मार्केट में उनको खरीदारी करते देखा, सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली करते देखा। मेरी उम्मीद है कि धीरे धीरे इनकी सेकेंडरी मार्केट सेलिंग इंटेंसिटी कम होती जाएगी, प्राइमरी मार्केट बाइंग इंटेंसिटी बनी रहेगी, तो एक्टिव एफपीआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम होगी और साल के मिडल से अंत तक शायद खरीदारी भी करे। सिर्फ एक चीज पे अनुज भाई समझ नहीं आ रही, बहुत सारी
कंपनियां अपनी सब्सिडरी कंपनीज को इंडिया में लिस्ट करा के, जॉइंट वेंचर को इंडिया में लिस्ट करा के पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। अब उसे वो एफडीआई में काउंट करे, एफपीआई में नहीं काउंट करे, वो तो एक सिर्फ इंटर ट्रांसफर अकाउंट है। उनकी अगर सेलिंग चलती रही तो भले एफपीआई में इंपैक्ट नहीं पड़े, बट नेट एफडीआई पे इंपैक्ट पड़ेगी। सो ओवरऑल हम एफपीआई पूरे झूठ को देखें तो इस साल सेलिंग इंटेंसिटी कम होती रहेगी और धीरे धीरे वो बाइंग में तब्दील हो जाए, ऐसा हमें लगता है। ओके, अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने। प्रशांत जी भी हमारे साथ। प्रशांत जी, नववर्ष की शुभकामनाएं। नीलेश भाई से यही बात कर रहा था मैं कि क्या इस साल एफपीआई वापस लौटेंगे, क्योंकि एक उम्मीद है पिछले 6 महीने की एग्रेसिव सेलिंग के बाद। आपका एनालिसिस क्या कहता है? धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शो पे बुलाने का, अनुज जी, एंड आपको और नीलेश जी को और आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, जैसे नीलेश जी कह रहे थे, हमारी भी धारणा यही है कि इस वर्ष एंड उसका कारण ये है कि इंडिया में जो एफपीआई का पैसा आता है उसमें करीबन 75%, 3/4 पैसा इमर्जिंग मार्केट फंड के तहत आता है, फंड्स के तहत या ग्लोबल फंड्स के तहत आता है। केवल 25 से 1% डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्ट करते हैं। तो पिछले कई वर्षों से चूंकि इमर्जिंग मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे कंपेयर टू यूएस और डेवलप्ड मार्केट्स, एंड बिकॉज निवेशक जो है वो अंडर परफॉर्मिंग मार्केट से पैसा विड्रॉ करते हैं, वो आउटफ्लोज निरंतर जारी था पिछले 4-5 वर्षों से। बट लास्ट ईयर, जैसे कि आपको पता होगा, चाइना, कोरिया, ये सब कंट्रीज 30 से 70% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स ने करीबन 33-35% का रिटर्न दिया है। तो कंसिडरेबली आउट परफॉर्म किया है यूएस और डेवलप्ड वर्ल्ड को। बिकॉज ये फर्स्ट ईयर रहा है स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस का, अभी तक इतना इन्वेस्टमेंट देखने इमर्जिंग मार्केट में नहीं दिखा है। बट हाँ, सभी लोग जैसे हम मिलते हैं क्लाइंट्स से, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हो, एचएनआई क्लाइंट्स हो, ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत अंडरवेट हो चुका है। एंड जैसे फंड मैनेजर्स कोई सेक्टर में अंडरवेट होते हैं और वो सेक्टर तेज़ी से परफॉर्म करता है तो फिर उनका वहाँ ध्यान ज़्यादा जाता है और उनमें ऐड करते हैं, वैसे ही ये क्लाइंट्स भी इमर्जिंग मार्केट्स में अंडरवेट है। चूँकि इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल वहाँ पे ज़्यादा उन लोग अपना एसेट एलोकेट करेंगे और उसका 20% 15-20% इंडिया में फ्लो हो जाता है। ओके, चलिए अब कुछ बड़ी थीम्स की बात करते हैं। नीलेश भाई, इस साल मतलब 2025 में 2 सेक्टर्स ने एक बड़ा कमबैक किया। ऑलमोस्ट एक्चुअली वो एक ही स्पेस है, पीएसयू बैंक्स और छोटी वाली एनबीएफसीज। अगर आप देखें जो सेक्टोरल इंडेक्स में मिड स्मॉल फिन सर्विसेज ने 30% के रिटर्न्स दिए और पीएसयू बैंक निफ्टी ने 30% के रिटर्न्स दिए। क्या कुछ हद तक माना जाए कि ये इकोनॉमी में जो रिपेयरिंग प्रोसेस चालू है इसका एक इम्पैक्ट है, और क्या ये 2026 में भी थीम कंटिन्यू करेगी या 2026 में आपको कहीं और देखना होगा? सो अनुज भाई, ऑब्वियसली पीएसयू बैंक के पास लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रहती है, बैंक डिपॉजिट्स उनके पास सबसे ज्यादा आते हैं और पूरा 2025 कुछ हद तक एक ऐसा समय रहा जहां पे लिक्विडिटी टाइट रही और जिसके पास चीपर कॉस्ट वाले डिपॉजिट्स की एक्सेस थी, विच इज पीएसयू बैंक, उनको बिजनेस में ज्यादा फायदा हुआ। वैल्यूएशन भी सस्ते थे तो सोने पे सुहागा मिल गया। अब आने वाले समय में हमें लगता है कि देयर विल बी सेक्टर रोटेशन। एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, सरकार की तरफ से लोगों की जेब में पैसा रखा जा रहा है। टैक्स रिबेट के जरिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स पेयर्स की जेब में रखा गया। जीएसटी कट में जो बॉटम ऑफ पिरामिड है उनकी जेब में एनुअलाइज बेसिस पे 2 लाख करोड़ रखा जाएगा। टॉप ऑफ द पिरामिड की जेब से 1 लाख करोड़ निकाल लेंगे, बट नेट नेट उनसे उनके कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ब्याज के दरों में कटौती हुई है तो 1,80,000 करोड़ के आसपास बर्डन बोरोवर्स के ऊपर कम हुआ है। गेमिंग के ऊपर बैन लगा तो स्पेक्युलेटर्स की जेब में 1 लाख करोड़ रुपया बचेगा। एंड फाइनली 2027 में 8th पे कमीशन की भलामण लागू होगी तो जो 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के और पीएसयू के और डिफेंस के एम्प्लॉयज और पेंशनर्स हैं, उनकी जेब में पैसा रखा जाएगा। अब ये पैसा अगर स्वदेशी चीजों पे खर्च होगा तो इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा। और जिस क्षेत्र में ये लोग खर्चा करेंगे, चाहे रेलवे की जगह एयरलाइन पे ट्रैवल करे, रिश्तेदारों के घर पे छुट्टी मनाने की जगह पे हॉलिडे पे निकले, अपने घर में पेंटिंग कराए, नई टाइल्स लगाए, नए टीवी एसी लगाए, ये जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है वहां पे ये पैसा खर्चा होगा और उस चीज का इस सेक्टर को आउट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। ओके प्रशांत जी, एक सेक्टर, बड़ा सेक्टर है जिसने इस साल काफ़ी अंडर परफॉर्म किया और बाकी काफ़ी लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर शायद वैल्यूएशन कंफर्टिंग है, आईटी। इस समय अपने फंड्स में आप आईटी में कैसे पोजीशन हैं और 2026 में इस स्पेस से आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? नहीं, बिल्कुल। सो आईटी में हमारे कई वर्षों से जो पोजीशनिंग है वो ना अंडरवेट की है, कुछ ना कुछ ओवरवेट ही रही है, बट प्रिडोमिनेंटली हमने मिड कैप आईटी में निवेश किया है जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है। ऐसे नहीं मिड कैप आईटी में बास्केट ले लिया, बट ये कई वर्षों का हमें लगता है ऐसा दौर रहेगा बिकॉज ऑफ एआई या न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी आप कहे, उसके वजह से जो निम्बल एंड वेल एग्जीक्यूटिंग मशीन्स है, दे कैन आउट परफॉर्म, दे कैन गेन मार्केट शेयर। लार्जर कंपनीज को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उनका बेस बिजनेस कैनिबलाइज होता है, जबकि स्मॉलर कंपनीज ज़्यादा अग्रेसिवली लार्जर कंपनीज के अकाउंट्स को टारगेट करके, हालांकि उनका खुद का भी थोड़ा बहुत कैनिबलाइज होता है, बट वो दूसरा बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से विन कर सकते हैं अगर एग्जीक्यूशन मशीनरी स्ट्रांग हो, टेक्निकल कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो। तो हमारा जो आज भी वही है, लार्ज कैप आईटी में हार्डली कुछ इन्वेस्टमेंट है, मेनली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आईटी में जो है वो मिड कैप आईटी में है। मिड कैप आईटी में। और ये एआई को आप थ्रेट मानते हैं, अपॉर्चुनिटी मानते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि अभी कोफोर्ज ने भी एक बड़ा एक्विजिशन किया एआई स्पेस में। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है जो वक्त ही बताएगा, और इस पे हमारा माइंड ओपन है। हम लोग लगातार इसका विश्लेषण करते रहते हैं। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पिछले 25-30 सालों में आईटी का जो वो ऑबिचुरी कहते हैं वो कई बार लिखी गई है। पहले कहा गया था कि Y2K के बाद आईटी कंपनीज़ को कोई बिजनेस नहीं बचेगा, क्लाउड के बाद कोई बिजनेस नहीं बचेगा, फिर कहा डिजिटल के बाद कोई बिजनेस नहीं बचेगा, अब एआई के बाद देखा जाएगा। पहले ये जो भी इवेंट्स हुए उनसे देखा गया कि द नेचर ऑफ बिजनेस शिफ्टेड, या पुरानी टेक्नोलॉजी पे कम स्पेंड हुआ बट नई टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा हुआ। दुनिया भर की कंपनीज का एक ये है कि उनके पास हजारों टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर कोई सस्ते ढंग से कोई प्रोजेक्ट्स हो जाए तो ऐसे नहीं कि प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, नए प्रोजेक्ट्स लगे ही रहते हैं। उन लोग अपने कंपनी का रेवेन्यू का 5%, 7% अलग अलग इंडस्ट्री में वो स्पेंड करते हैं, और वो एआई आए या ना आए, कितना लागू एआई आएगा तो सही, बट कितना लागू होगा, कितना नहीं, कितने टाइम पे लागू होगा, वो अभी पता नहीं। जब वो सेटल होगा तो हमारे हिसाब से कोई टैक्स स्पेंड में रिडक्शन नहीं आएगी। जो कंपनीज कैन, एज आई वाज सेइंग अर्लियर, अपने आप को इसमें इवॉल्व कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है, अपने आप को केपेबल कर सकती है विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, दे विल गेन मार्केट शेयर। ओके नीलेश भाई, आपका क्या व्यू है स्पेशली लार्ज कैप आईटी को लेकर, जहां पर बहुत लोगों को लगता है कि शायद इस साल मौके होंगे? जैसे प्रशांत भाई ने कहा कि अब आईटी क्षेत्र में आपको उन कंपनीज में निवेश करना है जो एआई का लेवरेज करके अपने क्लाइंट को चीपर, बेटर, फास्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। एक समय था जब तक आप किसी सेक्टर में 200, 250, 300 मिलियन डॉलर की रेवेन्यू जनरेट नहीं करे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल था। बट आज उसी क्षेत्र में छोटी आईटी कंपनीज अगर क्वालिटी वर्क प्रदान करती है, कम कीमत पे प्रदान करती है,
और कम समय में डिलीवर कर सकती है, तो उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं। सो यहाँ पे मतलब आईटी क्षेत्र में आप ये कह सकते हैं कि जो कंपनीज अपने कस्टमर को चीपर, बेटर, फास्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकेगी, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, वही आउट परफॉर्म कर पाएगी। साइज अर्लियर वाज एन एडवांटेज, नाउ विथ एआई साइज इज नो लॉन्गर द एडवांटेज। नीलेश भाई, 2025 पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी खराब रहा। मतलब अगर आप सेलेक्टिवली एक आध ऑटो थीम या मेटल थीम में नहीं थे, तो मोर और लेस मिड कैप और स्मॉल कैप में तो लोग कह रहे हैं निफ्टी भले 26,000 पर और मेरा पोर्टफोलियो तो 22,000 पर आ गया है। क्या ये पेन 2026 में भी कंटिन्यू करेगा? कोई यहाँ पर होप ना रखें, खास तौर से जो पिछले 2-3 साल की हीरो स्टोरीज थी, जैसे ईएमएस स्पेस में इस साल 40% की करेक्शन आ गई। सो अनुज भाई, अल्टीमेटली तो उम्मीद के सामने आपका परफॉर्मेंस कैसा है वही आपके प्राइस को डिटरमाइन करेगा। अब पिछले साल स्मॉल कैप नीचे थे, लार्ज कैप ऊपर थे, उनके बीच में तकरीबन 12-15% रिटर्न का अंतर था। इस साल ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है इस साल लार्ज, मिड और स्मॉल सारे पॉजिटिव रिटर्न दे पाएंगे। उनके बीच के अंतर भी काफी कम रहेंगे, बट कैपिटलाइजेशन वाइज हमें लगता है कि मिड कैप्स मार्केट में लीड करेंगे, उनके बाद लार्ज कैप रहेंगे और उनसे थोड़ी दूरी पे स्मॉल कैप रहेंगे। पॉजिटिव रिटर्न तीनों में मिलेगा, बट मिड और लार्ज कैप का स्मॉल कैप से आउट परफॉर्मेंस रहना चाहिए। प्रशांत जी, आपका व्यू इस स्पेस पर, पूरी की पूरी मिड वर्सेस लार्ज कैप डिबेट पर, और आपके हिसाब से इस समय की आपकी सबसे फेवरेट थीम्स क्या हैं 2026 की? बिल्कुल, देखिए, जैसे इक्विटी मार्केट्स एक सीधी चाल नहीं चलते, ओवर टाइम वो आउट परफॉर्म करते हैं, अच्छा रिटर्न देते हैं। वैसे ही ये डिफरेंट मार्केट कैप सेगमेंट्स जो है, लार्ज, मिड, स्मॉल, ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सब साथ में ही चलेंगे, और ऐसे भी कोई कारण नहीं है कि हमेशा के लिए कोई एक आउट परफॉर्म करेगा और दूसरा अंडर परफॉर्म करेगा। तो आप कोविड के बाद का देखिए तो मार्च 2020 से करीबन 6 साल होने जो आ गए, तो उसके पहले जो 4 साल थे, 2020 से एंड ऑफ 24 तक, करीब करीब 5 साल तक स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया। और अब उन्होंने थोड़ा बैक सीट लिया, क्योंकि हो सकता है पहले 18 और 19 में स्मॉल कैप्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया था। इनफैक्ट पिछले 25 साल का आप रिजल्ट देखिए, या एटलीस्ट 22 साल का देखिए आप, तो स्मॉल कैप और मिड कैप का वर्स्ट परफॉर्मेंस था 18 और 19 में, एंड फिर उसका रिकवरी हुआ 4 साल में, बहुत अच्छी रिकवरी की, आउट परफॉर्म किया। एंड इस साल लार्ज कैप्स ने, जैसे नीलेश भाई बता रहे थे, करीबन 15% स्मॉल कैप्स को आउट परफॉर्म किया। भी अगले साल हमारी भी ऐसी धारणा है कि लार्ज, मिड, स्मॉल सबसे करीबन डबल डिजिट के अराउंड रिटर्न्स बनने चाहिए। इस साल भी आप देखो तो निफ्टी ने करीबन 11% रिटर्न दिया है, बट हाँ, स्मॉल कैप्स जो ज़्यादातर निवेशक करते डायरेक्टली इन्वेस्ट, उनका स्मॉल कैप्स में ज़्यादा ध्यान होने से उनका नेगेटिव होगा। और BSE 500 ब्रॉड बेस्ड भी देखो तो आप 7% रिटर्न दिया है, जो कि नॉर्मल धारणा रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को 10-11% रिटर्न बनने की, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। और जो आपकी थीम्स हैं इस साल की सबसे बड़ी? देखिए, इसे कोई थीमेटिक स्ट्रॉन्ग हम टॉप डाउन व्यू नहीं रखते, बट हाँ, किसी सेक्टर में, किसी थीम में ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। तो एक तो मिड कैप आईटी की जैसे अपने बात कर रहे थे, दूसरी हेल्थ केयर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। अभी फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल अच्छा किया है ये साल, बट स्टिल पहले सालों में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था। और आज वैल्यूएशन, अगर आप दुनिया भर के फाइनेंशियल्स लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, बैंकों की या NBFC की, तो स्टिल वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है इंडिया में। एंड वाइल NBFC एज अ होल, जो आपने बताया कि आउट परफॉर्म किए हैं, पर्टिकुलरली लार्जर NBFC आउट परफॉर्म किए, बट कई पॉकेट्स ऐसे जहाँ पे काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। एंड ब्याज भी कह सकते हो आप, क्योंकि उनकी क्रेडिट क्वालिटी में काफ़ी हिट आई है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में या MSME में, बट वहाँ पे भी चुनिंदा अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी देखने को मिल रही है। नीलेश भाई, आपके हिसाब से 2026 की सबसे बड़ी थीम्स क्या होंगी? कहाँ आप इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करेंगे? 2026 में जैसे प्रशांत भाई ने कहा, आपको बॉटम अप ज्यादा जाना पड़ेगा, बिकॉज सेक्टरली
अलग अलग कंपनी की फितरत अलग अलग हो सकती है। दूसरा, थोड़ा रोटेशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर रिटर्न मॉडरेट है और फ्रंट लोडेड हो गए, बैक लोडेड हो गए, तो आपको रोटेशन करना पड़ेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस हमें अच्छा लगता है, बिकॉज लोगों की जेब में पैसा रहेगा, वो जहां पे खर्चा करेंगे वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा और शायद मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिले। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी लगती है, बिकॉज क्रेडिट कंसर्न है नहीं और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की गुंजाइश है। एक सेक्टर अनुज भाई जिसमें एक साल का व्यू नहीं बन रहा है, शायद यहाँ से और भी अंडर परफॉर्म करे, बट हर अंडर परफॉर्मेंस उस सेक्टर में लेने का मौका देगी और 3 साल के व्यू से हमें लगता है कि वहां पे आउट परफॉर्मेंस मिल जाएगा। वह सेक्टर है केमिकल सेक्टर। भारतीय कंपनीज ने निवेश करके कैपेसिटी बना दी, फिर चाइनीज डंपिंग की वजह से उस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। वक्त खराब हुआ तो सबने कॉस्ट कंट्रोल की, डी बॉटलनेकिंग करके कैपेसिटी और एक्सपेंड कर दी। अब धीरे धीरे चाइना इन्वोल्यूशन की तरफ जा रहा है, अपनी कैपेसिटीज या लॉस मेकिंग कैपेसिटीज को बंद कर रहा है। तो आने वाले 12 महीने शायद केमिकल सेक्टर के लिए उतने अच्छे नहीं भी हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओवर 3 इयर्स ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और ऑपरेटिंग लिवरेज इंडियन कंपनीज की जो है वो डेफिनेटली फायदेमंद रहेगी। तो ये 1 साल लेने का है और फिर 2-3 साल राह देखनी पड़ेगी अच्छे रिटर्न्स के लिए। ओके, चलिए, तो एक कंसेंसस है कि 2026 का जो साल है उसमें आपको थोड़ा सा बॉटम अप रहना होगा और ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि 2025 से अच्छा ही साल रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना लंबा नज़रिया रखेंगे तो रिटर्न्स आपको इस मार्केट से अच्छे मिलेंगे। नीलेश भाई, प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों को 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुज भाई, एक हिंदी फिल्म का गाना है जो याद आ रहा है, कुछ इस तरह से है, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। 2026 में हिम्मत रखनी पड़ेगी। चलिए नीलेश भाई, पहली बार मैंने आपको गाते हुए सुना है तो उसके लिए बहुत बिल्कुल तालियां। आप भी गाना चाहेंगे एक आध लाइन? वेल, अभी नीलेश भाई के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ, बट एक मैंने पहली बार नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं दो मिर्जा गालिब से इंस्पायर्ड, बिल्कुल बिल्कुल, तो तेजी में निवेश सब करे, मंदी में करे न कोई, मंदी में भी निवेश करे, तेजी उसी की होए। अरे वाह, शानदार, बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि इफ़ यू कांट लव मी व्हेन आई एम बैड देन यू डोंट डिजर्व मी व्हेन आई एम गुड। तो बिल्कुल, मार्केट जब खराब हो तभी आप इन्वेस्ट करें, तो अच्छी मार्केट तभी आपको फ़ायदा देगी। चलिए, इसी शायराना और सुरीले अंदाज पर इस शो को समेटेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑफ कोर्स जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।